अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम लोग जो था लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे सीरियल किलर, जो मेरा अहमद साहिबा ने लिखा है, उस ड्रामा सीरीज पर हम लोग रिव्यू दे रहे थे। मैं नहीं, मोहम्मद वसीम वसी साहब दे रहे थे। तो अब इसका पार्ट 2 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका भी रिव्यू वही देंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इसके फर्स्ट पार्ट पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो ये इसका पार्ट 2 है और गालिबन इसका लास्ट पार्ट है ये। तो इस पे भी अपना वैसे ही प्यार दिखाइएगा जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे दिखाया था। और रही बात आवाज़ की जो मेरी है, तो मैंने न्यू माइक ऑर्डर किया था, बट ये भी खराब है, लेकिन अभी इससे गुजारा करना पड़ेगा। मैं हद दर्जा अपनी आवाज़ जो है वो आहिस्ता रख के बोल रही हूँ ताकि इसमें फटी हुई ना आए, और अगर फिर भी आ रही है तो थोड़ा सा जो है वो गुजारा कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इसको एज अ व्यूअर और राइटर के तौर पर डिस्कस करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया गया या जो एक कह लें कि हम वोकल्स जो यूज़ किए गए उसका क्या इम्पैक्ट था इन एपिसोड्स के ऊपर या ये जो सीरीज़ थी इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहे वो वोकल्स में हो या इंस्ट्रूमेंट्स में हो, बहुत अहम किरदार अदा करता है ड्रामे का मैसेज कन्वे करने में या सीरीज़ का मैसेज कन्वे करने में। एक फ़िलोसफिकल टर्म है जिसको हम कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस मीन कि आप, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो स्टेज के ऊपर जो प्ले हो रहा है या स्क्रीन के ऊपर जो प्ले हो रहा है उसके इमोशंस आप डिलीवर करते हैं ऑडियंस तक, इसको कैथारसिस कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ हमें मदद देती है, इसमें वोकल्स जिस तरह के यूज़ किए गए इस सीरीज़ में वो इसमें एक अहम पॉइंट या अहम रोल रखते हैं। ठीक है, अब इसके और भी बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इस जो म्यूज़िक यूज़ किया गया था बहुत सेटल सा था, कोई इतने ओवर लिरिक्स नहीं थे, कोई इतना ज़्यादा वो हाई प्रोफाइल नहीं था कि शोर हो और आप उकता जाएं, और नहीं ऐसा था कि हर 5 मिनट बाद म्यूज़िक आ रहा है, नहीं, बिल्कुल ही सेटल सा एक रिदम जो है ना, खूबसूरत सा, वो कह लें कि इस ड्रामे में, इस सीरीज़ में इस्तेमाल किया गया। अब जो म्यूज़िक होता है ना, वो या जो वोकल्स, बेसिकली इसमें ज़्यादा शायद वोकल्स यूज़ किए गए हैं। तो वो जो वोकल्स थे वो क्या करते हैं कि एक ऑडियंस को, एक इंसान को, देखने वाले को अटैच करवाते हैं, इंगेज करवाते हैं किसके साथ, स्टोरी के साथ। ठीक है, एक तो उन वोकल्स का काम होता है इंगेजमेंट को बढ़ाना, उसके बाद दूसरा उनका काम होता है हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर म्यूज़िक कह रहा हूँ, सॉरी, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह वो जो वोकल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं, कि हमारे इमोशंस को डिसाइड करते हैं कि अब ऑडियंस ने सैड होना है या खुश होना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई सैड हो और ऊपर फ़नी सा म्यूज़िक लगाया हुआ हो तो वो हमें थोड़ा सा फ़नी लगता है। तो इस सीरीज़ में, सीरियल किलर में, इतना सेटल सा और कह लें कि वो जो बनाया गया था, इसी के लिए बनाया गया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने एक ऐसा किरदार अदा किया जो कि इमोशनली इंगेजिंग था, और हमारे इमोशंस जो हैं देखने वाले के, सुनने वाले के, वो उस सीरीज़ के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस करने के लिए भी सीन्स को इस्तेमाल होता है। एक चीज़ और नोट डाउन करने की होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि म्यूज़िक इतना हाई हो गया होता है कि डायलॉग्स जो हैं वो मसख़ हो जाते हैं, या डायलॉग्स की जो डिलीवरी है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, बाज़ जगहों पर मैंने देखा कि हर 5 मिनट के बाद म्यूज़िक आता और इतने लंबे लंबे फ्लैशबैक्स कि बस छोड़ ही दें। ख़ास तौर पर फ्लैशबैक्स जो हैं ये ड्रामे को ना बोरिंग कर देते हैं कि आप एक ही चीज़ बार बार देख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। म्यूज़िक भी यूज़ किया जाता था, सीन्स कंटिन्यू होते थे। और एक और चीज़ कि बाज़ों का था, आपने देखा होगा कि स्लोमो मतलब कि करते हैं, बिल्कुल ही वो एक सीन के ऊपर घंटा ही लगा देते हैं, तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं था। हर चीज़ म्यूज़िक से लेकर राइटिंग तक,
ڈائریکشن، لائٹنگ، مطلب ہر چیز ایک سیٹل انداز میں اور ایک بہترین انداز میں کی گئی تھی۔ اب ہمارے دو پوائنٹس رہتے ہیں، ایز اے ویور اس ڈرامے کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور ایز اے رائٹر یہ دونوں بھی بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ ویور کے طور پر دیکھوں تو ایک یونیکنیس نظر آئی، کیونکہ نا پاکستانی ڈراموں میں اکثر ایک ہی طرح کے کریکٹرز، جس طرح کہ اب ناولز میں بھی یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ ایک ہی طرح کی سٹوری بس تھوڑی بہت ہی چینجنگ ہوتی ہے اور رائٹر اپنے انداز میں اسے لکھ دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ڈراموں میں بھی اور سیریز میں بھی یہی کام چل رہا تھا کہ ایک ہی طرح کا کریکٹر، مگر اس میں جو کریکٹرز تھے، مطلب کہ مجھے کوئی ایک بھی ایسا کریکٹر نہیں لگا جو کہ کسی اور ڈرامے میں موجود ہو، مختلف نام کے ساتھ، مختلف ڈائیلاگز کے ساتھ۔ ہر کریکٹر جو ہے وہ الگ اپنی شناخت، اپنی پہچان اور ایک اپنا روب رکھتا تھا، تو یہ ایک دیکھنے والے کے طور پر مجھے یہ ایک اچھی بات لگی، جس نے مجھے کہہ لیں کہ انٹریکٹ کیا، اس ڈرامے کو مکمل دیکھنے پر مجبور کیا۔ اور ایک اور اہم بات کہ آخری منٹ تک اس ڈرامے نے اپنے ساتھ انگیج رکھا، آخری منٹ تک کچھ بھی ڈسکلوز ہی نہیں ہو سکا۔ تو جب ایک ناول رائٹر لکھتا ہے نا ڈرامہ، تو وہ اس کو بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اور بہت اچھا لکھتا ہے۔ تو عمیرہ احمد نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آخر تک جو انگیجمنٹ ہے آڈینس کے ساتھ وہ قائم رکھی ہے۔ بہت دلچسپ تھا، بہت زیادہ دلچسپ تھا، کہ انسان کے کہتے ہیں نا کہ دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، یہ دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والا کام تھا کہ اتنا ٹرکی، اتنا سسپینس، اتنا انٹرسٹنگ، اتنے ٹوسٹ کہ انسان جو ہے نا کہ ایک بار اس کا مائنڈ ریفریش ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں انسان کے سوچنے کی صلاحیت ہی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم آسانی میں رہتے ہیں تو ہمارے دماغ اس حوالے سے مشکل ٹاسک کو پروسیڈ نہیں کر رہا ہوتا، مگر جب ہم اس طرح کی کوئی سیریز دیکھتے ہیں نا جس میں ہم دیکھنے والے کے طور پر اتنا انگیج ہو جاتے ہیں کہ ہم خود سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ کس نے کیا ہوگا، ہم خود ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، ہم خود جو ہے وہ گتھیاں سلجھاتے ہیں، تو دیکھنے والے کے طور پر مجھے یہ بہت ڈرامہ جو ہے وہ اچھا لگا، اور کافی دنوں کے بعد کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملی، ایک کہہ لیں کہ منفرد طرح کا کردار، منفرد طرح کے کردار اور اچھے ڈائیلاگز اور ایک پاورفل رائٹنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ ٹرکی بھی تھا، جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، انگیجنگ اور سسپینس تھا۔ تو جو دیکھنے والا ڈرامہ دیکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ رائٹنگ پہ فوکس نہیں کرتا۔ اب ہم مطلب کہ جو عام خواتین ہیں یا جو عام لوگ ہیں وہ ڈرامہ دیکھیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رائٹر نے کس طرح لکھا ہے، انہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سٹوری کس طرح کی چل رہی ہے، ڈرامہ انگیجنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایز اے ویور مجھے یہ بہت اچھا لگا، اور اب ایز اے رائٹر یہ ایک کہہ لیں کہ منفرد طرح کا پوائنٹ آپ کو لگے گا کہ رائٹر اور ڈرامہ یہ کیا کامبو ہے، یا ایک رائٹر کو ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں منفرد ہیں ڈرامے میں بھی اور ناولز اور افسانے میں بھی۔ سب سے پہلے تو پلاٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ناولز میں بھی ہے، افسانوں میں بھی ہے، اور ناولٹ میں بھی ہے، ڈرامے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، داستان میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب پلاٹ کے اندر جو ویریشنز آپ نے بلڈ اپ کرنی ہیں، پلاٹ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، پلاٹ کو آپ نے تحلیل کیسے کرنا ہے، ایمرج چیزوں کو کیسے کرنا ہے، نیا کریکٹر کس طرح ایڈ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے اس ڈرامے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، یا اس سیریز سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ ایز اے رائٹر ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل پہلو ہیں نا، میرے خیال میں ان چیزوں پر فوکس کرتا ہوں کہ ٹیکنیکلی ایک جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو فلفل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، میں ایموشنز کو بعد میں دیکھتا ہوں مگر پہلے ٹیکنیکل فیکٹرز کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگی کہ ڈیولپنگ اے پلاٹ ہم سیکھ سکتے ہیں اس سیریز سے۔ اس کے بعد اپنی تحریر کو انٹرسٹنگ کیسے بنایا جائے، اپنی تحریر کو انگیجنگ کیسے بنایا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ ناولز کے پہلے ایک دو چیپٹرز پڑھتے ہیں یا کچھ پیجز پڑھتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہے ہوتے۔ رائٹر اس طرح شروع کرتا ہے جس طرح کہ وہ پتہ نہیں کوئی تقریر کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، مگر جب ہم اس
सीरीज़ की बात करते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जिसने बोर कर दिया हो। बोरिंग था ही नहीं ना, कहीं भी एक सीन भी ऐसा नहीं था जो कि मैं स्किप कर दूं। बाज़ औक़ात हम ड्रामे देखते हैं स्किप कर देते हैं 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड, मगर इसमें ऐसा नहीं था, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, रिपीटिंग डायलॉग्स नहीं थे, रिपीटिंग सीन्स नहीं थे। तो इसलिए इंटरेस्टिंग किस तरह से हम अपनी तहरीर को बना सकते हैं वो हम एज अ राइटर सीख सकते हैं इस सीरीज़ से। उसके बाद बाज़ औक़ात बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपना अंदाज़े बयां कभी इतना सख्त कर लेते हैं कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आता, और बाज़ औक़ात इतना आसान कर देते हैं कि वो हमारा मेयार नहीं होता। कम्युनिकेशन के 7 C's में से एक सी है कंसीडरेशन, कि आपने कंसीडर करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। तो अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो इतना अच्छा नॉवल राइटर है ना, वो तमाम एलिमेंट्स को देख कर लिखता है। अब हम कंसीडरेशन के हवाले से बात करें तो उन्होंने कंसीडर किया कि हमारा जो माइंड का स्टेट है वो किस तरह का है, हम किस तरह की स्टोरी को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और किस तरह की स्टोरी हमें इंगेज करेगी। तो असल मकसद होता है पैगाम पहुंचाना। पैगाम पहुंचाना क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंसीडरेशन है। अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छा, मैं ये जो नावल, ये जो अफसाना लिख रहा हूँ, ये किन लोगों ने पढ़ना है, किस तरह के लोगों ने पढ़ना है, और इसमें जो मेरी एक मैसेज डिलीवर करने का अंदाज़ है वो किस तरह का है। कोई ऐसे जुमले नहीं थे जो कि समझ में ना आ रहे हों, या कोई ऐसे जुमले भी नहीं थे जो कि लग रहे हों यार ये मतलब क्या चीप से जुमले हैं, हालांकि कुछ ड्रामों में ऐसा हो रहा है। तो जो एक कह लें कि बैलेंस करना है ना आपने, मुश्किल चीज़ में, आसान चीज़ में, मयार में, ठीक है, उस चीज़ को बैलेंस करना एज अ राइटर हम सीख सकते हैं इस सीरीज़ से। और उसके बाद किरदारों की लेयरिंग सीख सकते हैं। बाद औक़ात हम ना करैक्टर डेवलप करते हैं, एक सीन में उसकी साइकी कुछ और होती है, दूसरे में तब्दील हो जाती है। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। किरदारों की अगर नफ्सियात तब्दील हो रही है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो तब्दील हो रहे हैं, वो एलिमेंट्स ऐड करें। कौन सी ऐसी सोचें हैं जो उन पर इम्पेक्ट कर रही हैं, वो ऐड करें। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ से सीखा, इस सीरीज़ से सीखा कि हम एज अ राइटर इससे कौन कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप चाहे इसको एक देखने वाले की हैसियत से देखें, तनकीदी नज़र से देखें, या वैसे इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए देखें, तो ये सीरीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब इसका एक ओवरऑल जायज़ा जो है वो ले लेते हैं। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो बहुत अच्छा कह लें कि एक सिनेरियो था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, माइंड रिफ़्रेश हो गया, और रिकमेंडेड है मेरी तरफ से भी आप सबको कि आप इसे लाजमन देखें। कुछ चीज़ें ना मज़ीद बेहतर हो सकती थी, मतलब मेरे ख़्याल में डायरेक्शन अच्छी हो सकती थी, कुछ कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे डाले जा सकते थे, मगर राइटिंग तो कह लें कि बहुत अच्छी थी। ठीक है, कुछ एक दो चीज़ें थी जो कि कैरेक्टर और डायरेक्शन के हवाले से थी, तो उस चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। और एज आ व्यूवर और एज आ राइटर भी मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि मुझे इस ड्रामे ने किस तरह से फैसिनेट किया, या किस तरह से इसने मुझ पर अपना असर डाला। हम ना जब डिस्कस करते हैं, अक्सर रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो इन टेक्निकल पहलुओं को बयान करके ना अपना तज्ज़िया भी बयान करते हैं कि हमें कैसा लगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मुझे इस ड्रामे को देखकर किस तरह लगा, या मतलब कि क्या महसूस हुआ। मुझे ना महसूस हुआ कि ड्रामे अगर इंसान गौर से देखे ना, तो कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। तो मेथड ऑफ लर्निंग में से मेरे लिए अब से एक मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो ड्रामे देखना भी है, और इस तरह के ड्रामे ख़ास तौर पर। तो एक सीखने का ज़रिया है, ठीक है, आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। क्यों? क्योंकि राइटर ने जिस तरह लिखा है, आप अगर उसी तरह से उसको परसीव करें, जो मैसेज वो पहुंचाना चाह रही हैं उसको समझें कि राइटर हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो इस हवाले से यानी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और स्टोरी मतलब कि बहुत अच्छी थी। बाज़ औक़ात ना हम एक मैंने ड्रामा जमा तक़सीम 1-2 शुरू से देखा, छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वही स्टोरी, वही करैक्टर्स बार बार। ठीक है, वो
مطلب کہ نا ان چیزیں انسان کو اریٹیٹ کرتی ہیں کہ بار 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 ایک ہی طرح کا سنیریو ایک ہی طرح کا سنیریو، مگر یہ ڈرامہ ایسا نہیں تھا. سٹوری جس طرح کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت اچھی تھی. تو یہ ایک مختصر سا میری طرف سے ریویو تھا. ہوپ سو کہ آپ سب جو ہیں وہ اچھے اچھے کمنٹس کریں گے اور بتائیں گے کہ میرا یہ ریویو آپ کو کس طرح لگا. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے سٹوری ڈسکلوز نہیں کی، کہ جس انسان نے یہ سیریز نہیں دیکھی ہوئی نا اسے یہ سیریز دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. وداؤٹ ڈسکلوزنگ کمپلیٹ سٹوری میں نے اس سیریز کو جو ہے وہ اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں پر ریویو کیا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور میں مس ایمان بابر کو کہہ لیں کہ تھینکس کہنا چاہوں گا، اور کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں ان کے چینل پر جو ہے وہ ریویو اپلوڈ کروا سکوں. تو آپ سب کا شکریہ، سننے والوں کا، اپرچونٹی دینے والوں کا، دیکھنے والوں کا اور وزٹ کرنے والوں کا. تھینک یو سو مچ. کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر پسند نہیں آئی تو کم سے کم ویڈیو کو لائک کر دیں. تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو، جو کہ ریویو ویڈیو ہوگی. راز حیات ایک ناول ہے اس پر، اور اس کے بعد میں ریویو ویڈیو پوسٹ کروں گی عمیر احمد کے ناول عکس پر. تو اسی طریقے سے جو ہے سپورٹ دکھاتے رہیں، آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گی. اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور بائیکاٹ جاری رکھیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.